आज हमारा सेकेंड पिलर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में जैसा कि मैं बता दूं कि जनरल साइंस में जनरली हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं सामान्यतः, जिसमें कि हम लोग पहले बायोलॉजी पढ़ते हैं यानी जीव विज्ञान, दूसरा फिजिक्स यानी भौतिकी, तीसरा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो ये सारे सेगमेंट हमारे जनरल साइंस के हो गए। तो हम लोग जनरल साइंस के सेगमेंट को आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस के सेगमेंट में हम लोग आज बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। किसको? तो बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद इसी तरह फिजिक्स, भौतिकी और केमिस्ट्री का भी सेगमेंट स्टार्ट होगा। बायोलॉजी के सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं, ताकि आप लोग का मोटिवेशन बना रहे। तो एक बहुत अच्छी लाइन है कि सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। बहुत सारी मुश्किलें आएगी, आप लोग को मुश्किलों से डरना नहीं है, कंटिन्यू संघर्ष करते रहना है। और जब कंटिन्यू संघर्ष करेंगे तो आपके पास भी कामयाबी, आपको भी सफलता मिलेगी और सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो कंटिन्यू हमारे साथ तैयारी करते रहे। और दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को कि जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने संघर्ष को ना गुप्त रखें, सीक्रेट रखें बिल्कुल। क्योंकि जब तक ये सीक्रेट नहीं रहेगा तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आपको क्या करना है कि अपने संघर्ष को, अपनी तैयारी को बिल्कुल इतने खामोशी से करना है कि बगल वाला को पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार जब सफल हो जाएंगे ना, तो यही संघर्ष आपका एक बड़ा सा न्यूज का हेडलाइन बन जाएगा। तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा, गुप्त नहीं रहेगा। लेकिन आपको जब तक संघर्ष कर रहे हैं तो अपने संघर्ष को गुप्त रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसमें लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के सेगमेंट को, यानी जीव विज्ञान। हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान, ये क्या है? बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। इसमें आपका टोटल सेगमेंट की बात करें तो जैसा कि मैं बता दिया ऑलरेडी कि आपको जनरल साइंस में 3 सेगमेंट होगा। तो अभी हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी जनरल साइंस में, तो बायोलॉजी के हम लोग 1-2 लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास ही यानी सामान्य परिचय में जाएगा। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर बायोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड, ग्रीक मतलब यूनान के शब्द, मतलब यूनानी शब्द है। तो वर्ड है जिसका नाम जो क्या है, एक है बायोस प्लस लोगोस। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग या लाइफ। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात इसका सिंपल मीनिंग समझे तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग यानी सजीवों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग यानी सजीव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी अब अगर आपसे बायोलॉजी का डेफिनेशन पूछे, कोई परिभाषा पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द लिविंग। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जहां हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जहां हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में क्या लिखेंगे? तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द लिविंग। बायोलॉजी is the branch of biology is a branch of science
where we study about the living। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जहां हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग को आई थिंक बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। और बायोलॉजी दो टर्म से बना है, बायोस प्लस लोगोस, वो भी क्लियर हो गया होगा। बायोस मीन्स लिविंग और लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आपसे अगर कोई पूछे तो लिविंग क्या होता है, तो लिविंग क्या होता है बताइए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लिविंग, लिविंग यानी सजीव किसे कहते हैं? अब आपके पास क्वेश्चन होता है कि लिविंग किसे कहते हैं। अब ये तो हम लोग क्या बोलें कि बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग को बोलते हैं, यानी सजीवों के अध्ययन को बोलते हैं। अब सजीव किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो सजीव किसे कहना चाहिए? तो मैं बता दूं कि यह जो मैं यहाँ पे साइंस का बैच ले रहा हूँ, यानी जो बायोलॉजी अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, यह बैच का जो रेफरेंस होगा वो एनसीईआरटी होगा। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम आप लोग को पढ़ाएंगे। और सारा क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी पे ही आधारित क्वेश्चन होगा। सारा एनसीईआरटी पे ही आधारित होगा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं यहाँ पे जब आप लोगों को क्लास जब कंप्लीट करा दूं चैप्टर, तो मैं बताऊंगा कि आपको जब कौन सा एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग हम उसे कहते हैं जो सेल से बना हो। जो किससे बना हो? सेल से, अर्थात कोशिका से बना हो। लिविंग हम उसे ही बोलेंगे जो सेल से बना हो, यानी कोशिका से बना हो। किससे बना हो? कोशिका से बना हो। लिविंग वैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे जो सेल से बना हो, यानी कोशिका से बना हो। तो लिविंग क्या हो गया? सेल से बना हो, कोशिका। तो मतलब हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे बायोलॉजी में लिविंग का, तो लिविंग किससे बना होगा? सेल से बना होगा, अर्थात कोशिका से बना होगा। ठीक है, इसी तरह एक और भी टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव। निर्जीव। अब ये निर्जीव किसे कहते हैं? तो वैसा स्ट्रक्चर जो एटम से बना हो, एटम से बना हो, अर्थात परमाणु से बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कमरे की बात की जाए, इस रूम की बात की जाए, इस रूम में क्या है? ये बोर्ड हमारा है, ये बोर्ड यहाँ पे है, ये पेन है, ठीक है, ये कैमरा है, और यहाँ पे हमारा बॉडी भी है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो यहाँ पे है, जिसे पेड़ पौधा है। तो क्या होगा कि अब हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। कोई भी लिविंग बना होगा ना, तो सबसे पहले वो किससे बना होगा? उसकी सबसे बेसिक यूनिट जो होगी वो क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? मूलभूत इकाई क्या होगी उसकी? तो मूलभूत इकाई क्या होगी उसकी? सेल ही होगी, यानी कोशिका होगी। यानी हमारा बॉडी भी कोशिका से बना है, सेल से बना है। तो हम क्या हो गए? लिविंग हो गए। लेकिन क्या ये पेन देख पा रहे हैं आप? तो ये पेन क्या किसी कोशिका से बनी है? क्या इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये किससे बना है? एटम से बना है। तो ये क्या होगा? नॉन लिविंग, यानी निर्जीव होगा। बट हमारा बॉडी, ये पेड़ पौधा, ये एनिमल्स, ये क्या होगा? ये सेल से बना है। पहले हम एक छोटे से सेल से बने थे, फिर धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होता गया, तो हमारा ग्रोथ हो गया, हम इतने बड़े हो गए आज। लेकिन क्या ये पेन
क्या ये पेन में किसी तरह का ग्रोथ हो रहा है? पहले जितना लाए थे उतना ही है। इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई वाइटल रिएक्शन नहीं हो रही है, जैविक क्रियाएं नहीं हो रही है इसके अंदर। तो ये किससे बना है? एटम से बना है। तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। बट हमारा बॉडी, पेड़ पौधा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या होगा? सेल से बना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। यहां पे आप बोलेंगे कि सर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एटम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग का। लेकिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? जिसके अंदर जीव हो। और जीव किसके अंदर होगा? जो सेल से बना हो। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में फर्क समझ में आया होगा कि लिविंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं। लिविंग किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? जो सेल से, कोशिका से बना हो। नॉन लिविंग उसे कहते हैं जो एटम यानी परमाणु से बना हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लिविंग का। तो हम लोग यहाँ पे नॉन लिविंग को नहीं पढ़ेंगे, नॉन लिविंग को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे लिविंग का कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लिविंग का कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क्या क्या होगा लिविंग का एग्जाम्पल? तो प्लांट, हम क्या लिख रहे हैं? प्लांट। एनिमल, प्लांट मतलब, प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप। एनिमल, जंतु। अब देखिए, एनिमल के अंदर, एनिमल के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो रहा था, जीव का जब वर्गीकरण हो रहा था, तो इंसान को, ह्यूमन को भी एनिमेलिया किंगडम में रखा गया था। एनिमेलिया किंगडम में। वो अलग बात है कि आगे जब फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ तो हम लोग मैमल के कैटेगरी में आ गए, स्तनधारी के कैटेगरी में आ गए। तो हम लोग जनरली किस में है? एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, यानी एनिमल के ही कैटेगरी में आते हैं, जंतु के कैटेगरी में। तो और हम लोग सामाजिक जंतु भी कहलाते हैं, है ना? सामाजिक जंतु भी, सोशल एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, एनिमल किंगडम में ह्यूमन भी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है लिविंग में। एल्गे, एल्गे अर्थात शैवाल, एल्गे। आगे ये सारा चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं कि एग्जांपल लिविंग का। एल्गे हो गया, फंजाई हो गया यानी कवक, बैक्टीरिया हो गया अर्थात जीवाणु, और वायरस हो गया अर्थात विषाणु। विषाणु। अब आपको ध्यान देना है, ये जो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, एल्गे हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब किससे बना है? सेल से बना है, अर्थात कोशिका से बनी है। किससे बनी है? कोशिका से बनी है। किससे बनी है? तो कोशिका से बनी है। बट ये जो वायरस आप देख पा रहे हैं यहां पे, यानी विषाणु, ये किससे बना है? ये सेल से नहीं बना है, ये सेल से, कोशिका से नहीं बना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जब सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एसेलुलर। एसेलुलर यानी अकोशिकीय। जब कोशिका है ही नहीं, जब कोशिका है ही नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे? एसेलुलर, अकोशिकीय। यानी अब आपको पता चला वायरस क्या है? एसेलुलर। तो मैं लिविंग के एग्जांपल में इसे क्यों लिखा? आप लोग को थोड़ा डाउट आया होगा कि सर आप बोले कि अभी बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे लिविंग के बारे में, और लिविंग किसे कहते हैं? जो सेल से बना हो। वायरस तो सेल से बना ही नहीं है, तो इसे हम लिविंग के कैटेगरी में क्यों रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये कंफ्यूजन होना आपका लाजमी है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं कि वायरस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में।
अब इसको समझते हैं कि वायरस को क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में। अब देखिए वायरस जो है ना, वायरस जब फ्रीली मूव कर रहा होता है, और मैं बता दूं वायरस के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, 2019 में कोरोना वायरस आने के बाद बच्चा बच्चा जान गया है कि वायरस क्या चीज है, ठीक है। और जब कोरोना वायरस आया था तो आप देख रहे थे लोगों को, जो जिसको कोरोना वायरस हो रहा था उसको देख रहे थे धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा था। जब लिविंग है ही नहीं तो वो कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को। तो मैं बता दूं जब वायरस फ्रीली मूव कर रहा होता है एनवायरमेंट में, जब फ्रीली घूम रहा होता है तो वो लिविंग नहीं होता, वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। वो सेलुलर नहीं है, उसके अंदर सेल है ही नहीं, तो वो कैसे वाइटल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करेगा, उसके अंदर कैसे जैविक क्रिया होगी जब सेल है ही नहीं। तो जब वायरस फ्रीली मूव कर रहा होता है तो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई दूसरा बॉडी मिल जाता है, जैसे हमारा बॉडी, किसी प्लांट का बॉडी, किसी एनिमल का बॉडी मिल जाता है, उस बॉडी में इंटर करने के बाद वह लिविंग के तरह ट्रीट करने लगता है, सजीव की तरह कार्य करने लगता है। जैसे ही हमारे बॉडी में आया, जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर आया, तो क्या करता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल के द्वारा हम अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करने लगता है, और धीरे धीरे क्या करता है उसके अंदर वाइटल रिएक्शन होने के साथ साथ क्या करता है हमारे बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, प्रभावित करने लगता है। तो वायरस हमारे बॉडी में आ गया तो हमारा बॉडी उसके लिए क्या हुआ, एक होस्ट सेल का काम किया, यानी पोषिता कोशिका। इसको समझते हैं आगे, इसको समझते हैं हम आगे कि वायरस जो है, वायरस जब फ्रीली मूव कर रहा है तो क्या है, नॉन लिविंग है। ये जब फ्रीली है, फ्रीली मूव कर रहा है, जब फ्रीली मूव कर रहा है तो क्या है, नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव, निर्जीव की तरह ट्रीट करता है। लेकिन जैसे ही वायरस को क्या मिल जाता है, एक होस्ट सेल, क्या मिल जाता है, होस्ट सेल, यानी पोषिता कोशिका, पोषिता कोशिका मिल जाती है। यानी इसे क्या, होस्ट सेल मिल गई, यानी पोषिता कोशिका मिल गई, तो ये किसके तरह ट्रीट करने लगेगा, ये लिविंग के तरह ट्रीट करने लगेगा। किसके तरह ट्रीट करेगा, लिविंग के तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा। तो इसे क्या चाहिए, पोषिता कोशिका, ठीक है। तो इस जैसे ही मिल गया तो ये क्या ट्रीट करने लगेगा, लिविंग की तरह ट्रीट करने लगेगा। ये वायरस क्या करेगा, लिविंग की तरह ट्रीट करने लगेगा। जैसे ही हमारे बॉडी में इंटर किया, होस्ट सेल में इंटर किया, ये लिविंग बन गया, सजीव बन गया, ठीक है, सजीव की तरह ट्रीट करने लगा। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में आने के बाद क्या करता है, अपने जैसा ही फोटोकॉपी तैयार करने लगता है बहुत सारा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि वायरस, वायरस कैसे लिविंग की तरह कार्य करता है, कि होस्ट सेल में जाने के बाद ही वो लिविंग की तरह ट्रीट करने लगता है। इसीलिए कोई कोई एग्जाम में पूछा गया है कि वायरस को क्या बोला गया है, यानी विषाणु को क्या बोला गया है, तो विषाणु को बोला गया है, विषाणु क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी वायरस, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक के तरह कार्य करता है। सॉरी। तो वायरस क्या है, वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। यानी वायरस एक संयोजक कड़ी है सजीव और निर्जीव के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होगा, तो आप लोग को क्वेश्चन यहां से
दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वायरस क्या है, वायरस जब फ्रीली मूव कर रहा है तो वो क्या है, नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है, सजीव निर्जीव की तरह, सॉरी, ठीक है। जैसे ही उसे होस्ट सेल मिल जाता है तो वो किसके तरह कार्य करने लगता है, लिविंग की तरह कार्य करने लगता है। और इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है, वायरस जब फ्रीली मूव कर रहा था तो नॉन लिविंग, अब वायरस में जैसे जैसे होस्ट सेल मिल गया तो लिविंग, यानी जब वो फ्रीली मूव कर रहा था उसकी किसका कैरेक्टरिस्टिक था, किसका विशेषता था, नॉन लिविंग की। और जैसे होस्ट सेल मिला तो लिविंग, यानी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक से आ गई। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, तो वायरस में दोनों गुण होगा, दोनों का क्वालिटी होगा, नॉन लिविंग और लिविंग का भी, उसके तरह दोनों की तरह कार्य कर रहा होगा। इसीलिए वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहां नॉन लिविंग होगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सॉरी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है कौन, वायरस। वायरस समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है क्या है, वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जैसे ही होस्ट सेल मिल जाएगा तो उसको क्या होता है, लिविंग की तरह ट्रीट करने लगता है। अब हम आगे बात करते हैं कि वायरस, वायरस जो है कैसे वर्क करता है लिविंग की तरह, वायरस कैसे वर्क करता है लिविंग की तरह। हाउ डू, यहां पे क्या होगा, हाउ डू वायरस एक्ट एज लिविंग, अर्थात वायरस, वायरस कैसे, वायरस कैसे सजीव की तरह कार्य करता है। तो वायरस के स्ट्रक्चर को समझना होगा हमें। तो वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये रहा वायरस का स्ट्रक्चर, ये क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर। ये जो वायरस का आउटर कवर है, ये जो कवर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। ये जो कवर देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं, या इसे कवर भी बोलते हैं, बाहरी कवर। ये क्या है, इसका कवर है, यानी बाहरी परत भी बोल सकते हैं आप। ये बाहरी परत किस चीज का बना है, तो प्रोटीन का बना होता है। किसका, प्रोटीन का बना होता है। और ये जो बीच में देख रहे हैं, ये जो वायरस के बीच में ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है, यानी आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब ये आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यानी ऐसा बोल जाए कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों है, तो नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। क्या होगा, या तो डीएनए या आरएनए। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, डीएनए मींस क्या होता है, आरएनए क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे डीएनए आरएनए को भी समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मान के चलिए कि जो वायरस है, ये जो वायरस है, क्या है, ये वायरस है, वायरस है। वायरस के अंदर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल बीच में मिलता है, बीच में जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और बाहरी कवर किसका, बाहरी कवर प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और कोरोना वायरस की बात करें, ये कोरोना वायरस जो था आपको आरएनए वायरस था। कोरोना वायरस क्या था, आरएनए वायरस था, ठीक है ना। कोरोना वायरस क्या था, आरएनए वायरस था। तो आपको ध्यान देना है कि वायरस में जो बीच में होता मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल, ये या तो ईदर डीएनए और आरएनए,
या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा। और कोरोना वायरस कैसा था? आरएनए वायरस था। ठीक है, अब देखिए इसी जेनेटिक मटेरियल के द्वारा जैसे ही होस्ट सेल में चला जाता है वायरस, जैसे होस्ट सेल में चला जाता है, तो इसी डीएनए और आरएनए की मदद से, ये अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी तैयार करने लगता है और किसके तरह एक्ट करने लगता है? लिविंग की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, लिविंग की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी बनाने लगता है। किसकी मदद से? जेनेटिक मटेरियल की मदद से। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इसकी मदद से ही एंटर करता है किसमें? एंटर करता है होस्ट सेल में। होस्ट सेल में इसी प्रोटीन के द्वारा पोषिता कोशिका में इंटर कैसे करता है? पोषिता कोशिका में इंटर करने के लिए ये इसी प्रोटीन जो बाहरी कवर है, इसके द्वारा ही ये होस्ट सेल में इंटर करता है। और इंटर करने के बाद जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या तो आरएनए, इधर डीएनए और आरएनए के द्वारा ही अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी बना लगता है और हमारे बॉडी को इफेक्ट यानी प्रभावित करने लगता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वायरस कैसे लिविंग की तरह कार्य करता है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपसे अब वायरस के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो बेसिक जानकारी आपके पास हो गई कि वायरस कैसे ट्रीट करता है लिविंग की तरह। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि जैसा कि मैं बताया कि बायोलॉजी में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग वायरस के बारे में क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो वायरस के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे होस्ट सेल में आया तो ये जेनेटिक मटेरियल की मदद से या तो डीएनए या आरएनए की मदद से ये अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी बनाने लगा और लिविंग की तरह कार्य करने लगा। और बायोलॉजी में हम लिविंग के बारे में ही पढ़ते हैं, तो हम लोग वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्योंकि जैसे लिविंग के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो लिविंग के बारे में जानकारी होना चाहिए कि लिविंग की क्या क्या विशेषता होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, यानी सजीव की विशेषताएं, सजीव की विशेषताएं। तो हम लोग सजीव की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। सजीव का कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम लिविंग उसे बोलेंगे जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी कोशिकीय संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोशिकीय संगठन होना चाहिए। हम किसे लिविंग बोलेंगे? जिसके अंदर कोशिकीय संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोशिकीय संगठन। जिसके अंदर वैसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोशिकीय संगठन होगा, हम उसे ही क्या बोलेंगे? हम उसे ही लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो लिविंग बोलेंगे। तो क्या होना चाहिए? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का वो क्या होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन को समझते हैं। ये पहली विशेषता है लिविंग की, सजीव की। ठीक है, तो देखिए जो लिविंग होगा वो किसका बना होगा? सेल का बना होगा। सेल का बना होगा यानी कोशिका का बना होगा। हालांकि जो पहला लिविंग सबसे पहले बनता है उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है। जैसे हमारा बॉडी बना है, ये हमारा बॉडी भी क्या सबसे पहले सेल से बना होगा, एक सेल से ही बना होगा। तो पहला क्या होगा? सेल से बना। तो ये सेल है। जो सिंगल सेल होता है इसे हम क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। और फिर इसका क्या होता है? इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद, जैविक क्रियाएं होने के बाद ये सेल, सिंगल सेल क्या होता है? टूट जाता है दो सेल में, डबल सेल में। यानी ये सेल को हम क्या बोलेंगे? जो पेरेंट सेल है इसे क्या बोलेंगे? ये पेरेंट सेल हो गया, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? मदर सेल बोलेंगे।
ये मदर सेल का फर्दर क्या होता है, डिवीजन होता है, जिसे बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होने के बाद ये सेल दो सेल में बट गया, दो सेल में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन हुआ और यह सेल दो सेल में बट गया। फिर इसके बाद ये सेल का फर्दर क्या होता है, ब्रेक होता है। फिर से ये सेल फर्दर क्लासिफाइड होगा, ये फर्दर ब्रेक होगा और इसके बाद बहुत सारे सेल का ग्रुप बन जाएगा, बहुत सारे सेल का ग्रुप बन जाएगा। ये सेल बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे सेल बन गए। अब ये जो सेल बना बहुत सारे, इसे हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे सेल का ग्रुप बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टिश्यू बोलते हैं अर्थात उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। यानी बहुत सारे सेल के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। पहले क्या था, सेल था, सेल का फिर सेल डिवीजन हुआ, उससे क्या बना, डॉटर सेल बना, फिर वो डॉटर सेल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ और वो क्या बन गया, बहुत सारे सेल का ग्रुप बन गया और बहुत सारे सेल के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू यानी उत्तक बोलते हैं। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा टिश्यू सिस्टम। इसके बाद क्या हो जाएगा, टिश्यू सिस्टम यानी उत्तक तंत्र। और बहुत सारे जब उत्तक मिल जाएंगे, बहुत सारे जब उत्तक मिल जाएंगे, उत्तक बहुत सारे उत्तक मिल जाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू जब जमा हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाएंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे यानी अंग बोलेंगे। अब क्या होगा, बहुत सारे कोशिका के मिल जाने से, सॉरी बहुत सारे कोशिका के मिल जाने से टिश्यू बन गया, बहुत सारे टिश्यू के मिल जाने से वही अंग यानी ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्गन बन गया तो इसके बाद क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन का एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं और उसमें बहुत सारे ऑर्गन का एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जानते होंगे, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम सुने होंगे आप लोग, उत्सर्जन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानते होंगे, प्रजनन तंत्र। तो ये सारे सिस्टम हो गए हमारे बॉडी में। और जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाएगा यानी अंग तंत्र तैयार हो जाएगा, तो ही क्या बनेगा, एक लिविंग बॉडी बनेगा। क्या बनेगा, लिविंग बॉडी बनेगा यानी सजीव शरीर बनेगा, सजीव शरीर बनेगा। और यही हम लोग किसमें किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजी में लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग किससे बना फाइनली, अब देखिए लिविंग किससे बना हुआ था, सेल से तो बना हुआ था। और लिविंग किससे बना, सेल से बना। तो आप लोग को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कोशिकीय संगठन का मतलब क्या है। कोशिकीय संगठन का मतलब है कि पहला जो फंडामेंटल सेल था उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी सेल डिवीजन होने के बाद वो दो सेल में बना यानी डॉटर सेल बना। उसके बाद वो सेल बहुत सारे सेल का फिर फर्दर ब्रेकडाउन हुआ और वो बहुत सारे सेल जब सेल का ग्रुप बन गया तो वो क्या बन गया, टिश्यू यानी उत्तक बन गया। फिर से उत्तक सिस्टम बना, फिर बहुत सारे उत्तक के मिल जाने से, ग्रुप ऑफ टिश्यू के मिल जाने से वो अंग बना, फिर अंग बनने से ऑर्गन सिस्टम बना। फिर ऑर्गन सिस्टम क्या, बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र, एक जैसे कार्य करने वाले, सिमिलर टाइप के फंक्शन करने वाले ऑर्गन को मिला के एक सिस्टम बना जिसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिल जाने के बाद ही क्या बना, हमारा लिविंग बॉडी बना यानी सजीव शरीर बना। और सजीव शरीर फाइनली किससे बना था, सेल से बना था। और हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, सेल, लिविंग के बारे में। और लिविंग किससे बना होता है, लिविंग किसे कहते हैं, सेल से। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि लिविंग कैसे सेल से बना। तो यही प्रोसेस है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो आप लोग का आई थिंक पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन, अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को एक बार देखें तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं और बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का। हम लोग आगे बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स का लिविंग का।
लिविंग का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं हिंदी में? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। हम लिविंग कैसे बोलेंगे? जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म हो यानी जीव द्रव्य हो, वैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म हो। ये क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का। लिविंग वही होगा जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा यानी कोशिकीय संगठन होगा। कोशिकीय संगठन आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग वो होगा जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म हो। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म को लेके, तो मैं आज वो कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर करता हूं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म मैं डायग्राम से समझाता हूं। जैसे ये हमारा सेल हुआ यानी ये कोशिका हुई, ये हमारे क्या हुआ? सेल हुआ अर्थात कोशिका हुआ। सेल अर्थात कोशिका। एक मिनट, ये हमारा सेल है और सेल के चारों तरफ आप जानते होंगे सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल के चारों तरफ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर में झिल्ली देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। बाहरी परत जो लगा हुआ सेल के बाहर में परत जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? बाहरी परत क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है। अब ये देखिए प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया? कोशिका हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सेल हो गया अर्थात कोशिका। कोशिका, कोशिका के बाहरी परत, कोशिका का जो बाहरी परत है वो क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के बाहर क्या लगा हुआ? झिल्ली लगा हुआ है, एक लेयर लगा हुआ है, इसी लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी पार्ट है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर वाले पार्ट या भाग को प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य कहते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर लगा हुआ है, झिल्ली जो लगा हुआ है, इस झिल्ली के अंदर जितना कुछ होगा सब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। सब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है सेल के अंदर, उसको भी समझते हैं। तो सेल के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं या नाभिक बोलते हैं। ये क्या है? केंद्रक या नाभिक बोलते हैं। केंद्रक या नाभिक। अब देखिए आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहां भी आप जानते होंगे एटम के बीच में क्या पढ़ते होंगे? न्यूक्लियस, नाभिक। तो वो नाभिक नहीं है ये हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये लिविंग के सेल के अंदर की नाभिक की बात कर रहे हैं। कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, केंद्रक या नाभिक। ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये लिक्विड है, इसे क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एक मिनट, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा, इसके अंदर लिक्विड पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट कहां? न्यूक्लियस के अंदर। तो लिक्विड द्रव वाला जो भाग है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। ठीक है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भी, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी लेयर बना होता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं, अब देखिए, सेल के बाहर लगा होता तो सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर जो ये परत लेयर लगा हुआ था तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। जब न्यूक्लियस के बाहर लगा हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस के बाहर में भी क्या होता है? मेम्ब्रेन यानी झिल्ली लगा होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। क्या? तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली। तो आप लोगों को समझ में आया न्यूक्लियस में क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पार्ट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन लगा होता है, परत होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और न्यूक्लियस के बीच में और भी कुछ होता है, हम लोग आगे सेल जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि क्या क्या चीज होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? लिक्विड पार्ट है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होता है तो इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के चारों तरफ था मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। अब ध्यान देना आपको कि ये जो सेल है, सेल के चारों तरफ भी, सेल के अंदर भी सॉरी, सेल के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। सेल के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। सेल के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। सेल के अंदर भी लिक्विड पार्ट होता है। सेल के अंदर भी लिक्विड होता है। सेल के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड है, हम ये लिक्विड बना दिए। ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं ये क्या है? सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट। सेल के अंदर भी लिक्विड पार्ट होता है। अब जो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? सेल के अंदर जब लिक्विड पार्ट है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर के अंदर था तो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सेल के अंदर है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिकीय द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर भी प्लाज्मा होगा यानी लिक्विड पार्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे यानी कोशिका द्रव बोलेंगे। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बीच में देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेलिज होंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज होते हैं। ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह यहाँ पे डॉट डॉट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। क्या? राइबोसोम। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे राइबोसोम। फिर यहाँ पे एक पॉच लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एक पॉच लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हो गया? हमारा लाइसोसोम।
लाइसोसोम, फिर यहाँ पे प्लास्टिड होता है एक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। तो ये सारा क्या हो गया आपका, ये सारा आपका हो गया सेल ऑर्गेनेलिस यानी कोशिकांग। तो अब हमें समझ में आया कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो ये सारा किसके अंदर है, ये कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है। और हम लोग प्रोटोप्लाज्म में पढ़ते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला ही पार्ट क्या कहलाता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो आई थिंक आप लोग को अब ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये जो है सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, वो सारा कुछ मैं बताया। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट देख रहे हैं आप, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप न्यूक्लियस देखे, सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड देखे, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। सेल के बाहर परत लगा हुआ है जिसे आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखें कि सेल के अंदर भी लिक्विड पार्ट होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इस साइटोप्लाज्म के ही अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलिस होता है यानी कोशिकांग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सारा क्या हो गया, इसके अंदर का पार्ट हो गया। तो अब आप लोग का क्लियर हो गया। अब आप बताइए कि प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट होगा। जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं यानी जीव द्रव की बात करते हैं, जीव द्रव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीव द्रव की, जीव द्रव की बात करेंगे तो जीव द्रव में दो पार्ट है। एक तो इसका लिक्विड पार्ट हो गया, और इसका एक सॉलिड पार्ट हो गया। अगर आपसे आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, उसका दो पार्ट है, एक तो लिक्विड पार्ट यानी द्रव्य वाला भाग, द्रव्य भाग, और एक सॉलिड पार्ट यानी ठोस भाग। अब क्या होता है ये लिक्विड पार्ट, तो लिक्विड पार्ट के बारे में क्या बताया, आप पढ़े होंगे सेल के अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट था, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, लाइसोसोम था, ये सारा किसके अंदर था, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर। और इसी तरह आप लोग न्यूक्लियस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, न्यूक्लियस पढ़े थे। तो न्यूक्लियस में क्या था, अब बताइए न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या था, लिक्विड वाला पार्ट था जिसे आप क्या बोलते थे, हम अभी लिक्विड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड कहां कहां था, सेल के अंदर लिक्विड था तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड था तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है। तो आप लोग को लिक्विड पार्ट क्लियर हो गया, क्या होगा लिक्विड पार्ट प्रोटोप्लाज्म का, एक तो साइटोप्लाज्म होगा और एक न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यानी कोशिका द्रव भी होगा और केंद्रक द्रव होगा। सेल के अंदर द्रव है, लिक्विड है तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड पार्ट में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलिस यानी कोशिकांग, क्या होगा, कोशिकांग, कोशिका का छोटा छोटा अंग कोशिकांग हो गया। कोशिका सेल के ही ऑर्गेनेलिस को ही कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका का अंग। अब कोशिका के अंग में क्या क्या होगा आप बताइए, कोशिका के अंग में क्या पढ़ा आपने, न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस भी कोशिका के अंदर आया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, है ना, लाइसोसोम है, एटसेट्रा हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब हम इसको डिटेल में सेल पढ़ेंगे तो हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो ये सारे क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल। अब आपका क्लियर हो गया कि अगर प्रोटोप्लाज्म आपसे पूछा जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड पार्ट। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म के बारे में, अभी तक आपके पास कंफ्यूजन था, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को प्रोटोप्लाज्म अब अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है
लिविंग का, वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्या लिविंग हम किसे करेंगे? जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म हो, जीवद्रव्य हो। और जीवद्रव्य क्या होता है? जिसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, और सॉलिड पार्ट में सेल ऑर्गेनेलिस यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का क्लियर हुआ। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पे। लिविंग का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे हम लोग समझते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। तो क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी चापचय। चापचय हिंदी में क्या होता है? चापचय। मैं बाइलिंगुअल रख रहा हूं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम ना हो। यानी मेटाबॉलिज्म का अर्थ मतलब क्या होता है? चापचय। हिंदी में क्या होता है? चापचय। पोचय चापचय। ठीक है, तो आप लोग को मैं क्लियर कर दिया। तो मेटाबॉलिज्म, तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप लोग सुने होंगे जब बीमार होते हैं, आपको कोई डिसऑर्डर होता है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट्स आती है बॉडी में, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, यानी आपका खान पान बिगड़ा हुआ, खाने पीने का समय बिगड़ा हुआ है, सही समय पे आप खाना नहीं खाते हैं, और सही समय पे खाना नहीं खाते तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही, बॉडी में एनर्जी नहीं हो रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस सही से नहीं हो रही है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपका मेटाबॉलिज्म को सही करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को सही करना, खान पान को सुधारना है, खाने पीने के समय को सुधारना है। अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर, बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग लिविंग के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तीसरा, मेटाबॉलिज्म का होना, यानी चापचय का होना। अब मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है, इसे समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म अर्थात उपचय, उपचय। और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म यानी अपचय। अब ये एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता क्या है इसको समझते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का, चापचय दो टाइप का, एक उपचय और अपचय। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। अब समझते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। जब छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल, जब छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाए, जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे क्या चाहिए होगा? उसे चाहिए होगा एनर्जी चाहिए होगा। इसे क्या चाहिए होगा? तो एनर्जी चाहिए होगा। बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जब दो छोटा छोटा मॉलिक्यूल एनर्जी लेके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, तो इसी प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और इस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, उपचय की क्रिया बोलते हैं। यानी दो छोटा मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे तो इसी को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचय की क्रिया। ये क्या हो रहा है? उपचय। दो छोटा मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं कि ऐसा हमारे बॉडी में क्या होता है, ऐसा एग्जाम्पल। तो हमारे बॉडी में एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे, अमीनो एसिड के बारे में सुने होंगे। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड नहीं सुने तो आज जान लीजिए, यानी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो प्रोटीन होता है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन किसका बनता है? प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा, बेसिक इकाई होगा, मूलभूत इकाई होगा, वो क्या होगा? अमीनो एसिड। बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड के
जुड़ जाने से, मिल जाने से ही प्रोटीन बनता है। यानी अमीनो एसिड क्या था, छोटा छोटा मॉलिक्यूल था, छोटा छोटा मॉलिक्यूल था, इसी मॉलिक्यूल के मिल जाने से क्या बना, प्रोटीन बना, अर्थात प्रोटीन बना। क्या बना, प्रोटीन बना। तो बहुत सारे अमीनो एसिड के मिल जाने से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो मैं क्या बताया, एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब दो छोटा मॉलिक्यूल जुड़ के एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए तो उसी को हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी उपचय बोलते हैं। तो यहां भी देख रहे हैं छोटा छोटा मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, बहुत छोटा छोटा अमीनो एसिड मिलके क्या बनाया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, यानी वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या था, प्रोटीन था। तो यानी अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना भी क्या कहलाता है, हमारा एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर का ये एनाबॉलिज्म जो पार्ट है, ये क्या है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना भी क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनाबॉलिज्म हमारे बॉडी में, एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल दे, तो क्या होगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना। अमीनो एसिड छोटा छोटा मॉलिक्यूल था, इससे बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। तो एनाबॉलिज्म से याद रखना, छोटा छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल का बनना, ठीक है, जिसमें क्या लेता है, एनर्जी लेता है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल है, जैसे हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, विटामिन डी का बनना। विटामिन डी जो बनता है, विटामिन डी जो बनता है हमारे बॉडी में, क्या बनता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो बनता है, विटामिन डी भी क्या बनता है, हमारी बॉडी बनता है। विटामिन डी कैसे बनता है, तो कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल और कुछ मटेरियल के, कोलेस्ट्रोल और कुछ मटेरियल के जुड़ने से क्या बनता है, तो हम लोग देख रहे थे इसमें एनाबॉलिज्म में विटामिन डी। विटामिन डी कैसे बनता है, विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी में जो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है वो कोलेस्ट्रॉल प्लस कुछ मटेरियल के मिलने से, कुछ अदर मटेरियल के मिलने से क्या बनता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। अदर मटेरियल, कुछ और पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल प्लस कुछ और पदार्थ के मिलने से, छोटे छोटे पदार्थ के मिलने से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है विटामिन डी। वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, विटामिन डी होता है। तो मैं क्या बताया, एनाबॉलिज्म क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल का बनना ही क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि एनाबॉलिज्म का दो एग्जाम्पल मैं बताया, एमिनो एसिड से, अमीनो अम्ल से क्या बनना, प्रोटीन का बनना, और कोलेस्ट्रॉल प्लस कुछ अदर मटेरियल के मिलने से विटामिन डी का हमारे बॉडी में सिंथेसिस होना ही क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ठीक है। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म यानी अपचय की क्रिया को। अपचय की क्रिया में क्या होता है, अब इसको समझते हैं। अपचय की क्रिया में क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूटकर, ब्रेक होकर, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल टूटकर क्या बनता है, दो छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाता है। छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी अपचय की क्रिया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटा छोटा मॉलिक्यूल में बन जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बॉडी में आप जानते होंगे डाइजेशन यानी पाचन। हमारे बॉडी में जो पाचन की क्रिया होती है वो क्या होती है पाचन में, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, मान लीजिए रोटी चावल ये सब खाते हैं, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है। रोटी खा रहे हैं तो डायरेक्ट रोटी तो पचेगा नहीं, हमें वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है। बड़ा सा यानी कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल फूड में, सिंपल स्मॉलर स्ट्रक्चर में, स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, फिर वो जाके हमें डाइजेस्ट होता है। जैसे हम लोग भोजन किए तो जैसे रोटी खाया, चावल खाया, तो इसका ब्रेक डाउन होकर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो छोटा मॉलिक्यूल, तो जो डायरेक्ट हम लोग खाए क्या था, वो बड़ा मॉलिक्यूल था, वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसका ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए और फिर जाके वो डाइजेस्ट हो गया। तो यानी बड़ा मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाना, और साथ ही साथ जब छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा तो कुछ एनर्जी का रिलीज होगा। क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा, तो एनर्जी यानी ऊर्जा का, ऊर्जा रिलीज करेगा, ऊर्जा रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज होगा।
क्या होगा, यहाँ पे एनाबॉलिज्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, ऊर्जा रिलीज होगा। तो क्या बताया कैटाबॉलिज्म में, जब बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए और एनर्जी रिलीज हो जाए तो इसी प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म यानी अपचय की क्रिया कहते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में डाइजेशन हो गया, पाचन आप लोगों को बताया मैं, इसी तरह रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, ये सारा क्या होगा, रेस्पायरेशन यानी श्वसन की क्रिया, श्वसन भी क्या है, श्वसन में भी क्या होता है, ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। एक्सक्रेशन भी क्या होता है, ये कैटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रेशन में क्या होता है कि हम लोग जो भोजन लिए, भोजन जब हम लोग खाने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, फर्दर उसका ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग का जो जो हमारे बॉडी में लगता है, जिसका एनर्जी बनना था बन गया, बाकी जो बच गया वो क्या था, एक्सक्रेटा था, छोटा छोटा मॉलिक्यूल था। एक्सक्रेटा हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं एक्सक्रेशन के द्वारा, एक्सक्रेटा को बाहर कर देते हैं। एक्सक्रेशन भी क्या है, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन भी क्या है, आपका कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। क्या है, तो कैटाबॉलिज्म। तो आप लोग को समझ में आया लिविंग का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म यानी चापचय। चापचय दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल का बन जाना, जैसे एग्जांपल में अमीनो एसिड से प्रोटीन का बन जाना, जैसे कोलेस्ट्रॉल प्लस अदर मटेरियल के मिलने से विटामिन डी का हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो जाना, ये सब क्या है, एनाबॉलिज्म का रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म में क्या बताया, बड़ा सा मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाए और एनर्जी रिलीज करे तो इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल में डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पायरेशन, श्वसन, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन एटसेट्रा, तो ये सारा एग्जांपल होगा। तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में एमसीक्यू में दिया जाता है कि कुछ एग्जांपल दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा एनाबॉलिज्म का रिएक्शन है या कैटाबॉलिज्म है। तो ये सब आप लोग को क्लियर होना चाहिए, आप लोग को आई थिंक अब पता होगा। मैं ऐसा करता हूं कि मेटाबॉलिज्म आज के बाद आपको कहीं भी मेटाबॉलिज्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं, सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूं। तो आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, बायोलॉजी समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि बीपीएससी में जो आपका एक सीट है वो आपका बिल्कुल सीट पक्का होगा, अगर कंटिन्यू लगे रहे इसमें, इस सेशन के साथ जुड़े रहें, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, ये मुहिम एडुविजन इंडिया का ये मुहिम अगर आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी जो बीपीएससी में एम बना के रखें, टारगेट बना के रखें कि इस बार बीपीएससी में उसका रिजल्ट हो, तो उसको भी ये रिजल्ट, ये टारगेट उसका अचीव हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और मैं लास्ट में बता दूं, ये जो सारा वीडियो लेक्चर हुआ इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम है एडुविजन इंडिया पे, वहां पीडीएफ प्लस वीडियो का लिंक भी आप लोग को डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोग को कहां मिलता है, तो एडुविजन के ऐप पे भी मिल जाएगा, एडुविजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।